Good evening students, welcome to Shoaib Masroor Tutorials, Aligarh's #1 commerce channel, and you are watching English Grammar series. So far in this series we have discussed noun and determiners in the first two lectures, and today in our third lecture we are going to discuss about pronouns. So let us start with our lecture. So pronouns. What are pronouns? You must have read about them in your grammar books. हम सब ने पढ़ा है कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल नाउन की जगह पर क्यों करते हैं? इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों नहीं हम सिर्फ नाउन का ही नाम लेते हैं और अपने सेंटेंस में नाउन को ही यूज़ करते हैं? तो इनका पर्पस क्या है? तो एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पर या नाउन फ्रेज की जगह पर. ऐसे फ्रेज जो नाउन से मिलके बने हों उनकी जगह पर प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है. तो इनका मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ प्रोनाउन इज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन. रिपीटिशन को अवॉइड करने की वजह से प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, मगर रिपीटिशन क्यों अवॉइड करना होता है? तो एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मैं ये बात कहूँ कि दिस चैनल इज ओन्ड बाय शुएब, शुएब इज अ ग्रेट टीचर, शुएब ऑलवेज हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स, तो जब मैं ये सेंटेंसेस कहती हूँ तो मैं बार बार शुएब नाम का इस्तेमाल कर रही हूँ. तो बार बार नाउन के आने से बात सुनने में अजीब साउंड करती है. बार बार नाउन का रिपीटेशन होना, जो कि इस केस में है शुएब, वो बात को सुनने में अजीब बना देता है. रिपीटेशन सुनने में वियर्ड लगता है. उस बात को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. तो कौन से वर्ड्स हैं जो एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं, एक बार देखते हैं. एग्जाम्पल्स आर आई, मी, वी, अस, यू, हर, हिम, herself, himself, they, themselves, etc. इस तरह के वर्ड्स को नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, यानी नाउन का नाम ना लेते हुए इन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे जब हम एक चीज़ के बारे में बार बार बात कर रहे होंगे, तो ताकि हम रिपीटिशन को अवॉइड कर सकें. रिपीटिशन अवॉइड करने से हमारी लैंग्वेज बेटर साउंड करती है, हम ज़्यादा इलोक्वेंट साउंड करते हैं, यानी कि सुनने वाले यानी लिसनर को ये लगता है कि स्पीकर यानी कि हम अपनी लैंग्वेज को, अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो आगे देखते हैं कि प्रोनाउंस के क्या टाइप्स होते हैं. तो प्रोनाउन के टाइप हैं. पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम अपनी बात कहते हैं. दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन. तीसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. And fifth is indefinite pronoun. Sixth is reflexive pronoun. Seventh is emphatic pronoun. And the last one is reciprocal pronoun. तो ये तो हैं pronouns की कुछ टाइप्स. अब इन टाइप्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो पहली कैटेगरी है पर्सनल प्रोनाउन. तो क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं. द पर्सनल प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट मोर ऑफन देन नॉट रिप्लेस आर नाउन्स रिप्रेजेंटिंग पीपल. तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि पर्सनल प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो लोगों के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं. यहाँ लिखा है रिप्रेजेंटिंग पीपल, यानी लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये प्रोनाउन, इसलिए उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. लेकिन ब्रैकेट में एक बात लिखा है बट सर्टेनली नॉट ऑलवेज, यानी ऐसा हमेशा नहीं होता. दैट मीन्स आपको कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे
जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हमेशा लोगों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, कभी कभी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होते दिखाई देंगे, लेकिन मोस्टली ये केस है कि ये लोगों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? देखते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो आई इस्तेमाल होता है जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। यू इस्तेमाल होता है जब हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं या सामने वाले की बात कर रहे होते हैं। ही इस्तेमाल होता है जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसका नाम लेने की बजाय हम ही का यूज करते हैं। शी इस्तेमाल होता है जब हम गर्ल की बात कर रहे होते हैं। और इट जो प्रोनाउन है उसको हम जेंडर न्यूट्रल कह सकते हैं या फिर न्यूटर भी कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ये जेंडर न्यूट्रल होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी जेंडर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो अब पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंसेस में यूज देख लेते हैं। तो यहां लिखा है आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो आई यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि जब आप अपने बारे में कोई बात बताएंगे किसी को तो आप उसे आई से शुरू करेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हुमैरा इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मैं अपने आप को अपना नाम लेके एड्रेस नहीं करूँगी, मैं यूज़ करूँगी आई, जो कि है एक पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह से जब मैं किसी से बात करूँगी तो वहाँ यू प्रोनाउन का यूज़ करूँगी। जैसे कि यहाँ लिखा है डू यू लाइक म्यूज़िक, तो मैं अगर आपसे पूछूं डू यू लाइक म्यूज़िक, तो मैं यहाँ आपका नाम लेना अवॉइड कर सकती हूँ, इसीलिए यहाँ पे आया यू, क्योंकि मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ। अगर आप मेरे सामने बैठे हैं और मान लीजिए आपका नाम हिना है, तो मैं कहूँ हिना डू यू लाइक म्यूज़िक, तो हिना कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मेरे सामने ही बैठे हैं और मैं आपको ही एड्रेस कर रही हूँ। तो मैं नाउन का यूजेज ख़त्म कर दूंगी और इस्तेमाल करूंगी प्रोनाउन का, जो कि है यू, यानी कि जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं या आप जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए यू इस्तेमाल होगा। थर्ड एग्जाम्पल है दे डोंट लाइक म्यूज़िक। तो यहाँ पे वर्ड दे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दे का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमारा जो नाउन है यानी सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या है? प्लूरल। यानी यहाँ 2 या 3 लोग रहे होंगे जिनके लिए ये कहा जा रहा होगा दे डोंट लाइक म्यूजिक। तो यहाँ जो हमारा प्रोनाउन है वो प्लूरल है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ दे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक और इंसान भी है जो कि उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। तो ये एनिमेशन किस लिए है? ये आपको 3 बातें समझाने के लिए है। जब भी हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये क्या चीज़ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? हम यही इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू समझेंगे और ये समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, सेकंड के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं और थर्ड के लिए कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट एक लड़की है जिसका नाम है सारा और वो बात कर रही है एडम से। तो सारा ने एडम से कहा, हाय एडम, हाउ आर यू? तो यहाँ पे एडम जो वर्ड है वो एक नाउन है। सारा एडम को पहली बार एड्रेस कर रही है कॉन्वर्सेशन में। तो जब सारा सेकंड टाइम उसे एड्रेस करेगी तो वो उसका नाम नहीं लेगी। अब वो उससे पूछ रही है हाउ आर यू, तो उसने यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया, यू प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है।
अगर वो यहाँ पे ये कहती हाउ आर यू एडम, तो सुनने में अजीब लगता क्योंकि बात में पहले भी एडम का नाम आ चुका है, तो उस रिपीटेशन को यहाँ अवॉइड किया गया। तो सारा ने एडम से ये बात कही, क्योंकि सारा एडम से बात कर रही है तो इस टाइम सारा है फर्स्ट पर्सन, यानी सारा बात कह रही है और एडम सारा की बात सुन रहा है, तो एडम है सेकंड पर्सन, यानी सारा एडम को एड्रेस करते हुए या एडम से ये बात कर रही है। तो जिससे बात की जा रही है वो हो जाता है सेकंड पर्सन, जो बात कर रहा है वो हो जाता है फर्स्ट पर्सन। तो अब देखते हैं कि सारा की बात का जवाब एडम ने कैसे दिया, क्योंकि सारा ने कहा था हाय एडम हाउ आर यू, तो एडम कह रहा है हाय सारा आई एम फाइन हाउ आर यू डूइंग। तो जब एडम ने सारा को पहली बार एड्रेस किया तो उसने सारा का नाम लिया और उसने आगे बोला आई एम फाइन, जो कि सारा की बात का जवाब था, और उसने फिर सारा से पूछा हाउ आर यू डूइंग, तो उसने ये नहीं कहा कि हाउ आर यू डूइंग सारा, तो उसने एक तो सारा का नाम लेना दोबारा अवॉइड किया, यानी कि प्रोनाउन यू का इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस वक्त एडम अपनी बात सारा से कर रहा है, यानी कि एडम इस वक्त है फर्स्ट पर्सन। जब एडम अपनी बात कर रहा है और एडम सारा से बात कर रहा है, सारा को एड्रेस कर रहा है, तो सारा है सेकंड पर्सन। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट। अब आगे इनकी बात को जरा पढ़ते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब सारा कहती है आई एम गुड, बाय द वे व्हाई आर यू सो लेट। तो सारा ने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों हो। तो अब एडम इसकी बात का जवाब देता है लियम कॉल्ड मी टू हेल्प हिम विद सम वर्क बिफोर कमिंग हियर, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। तो एडम क्या कह रहा है कि लियम ने उसको किसी काम से बुला लिया था, इस वजह से वो लेट हो गया और वो सॉरी बोल रहा है लेट आने के लिए। तो यहाँ पे उसने नाम लिया लियम। लियम एक नाउन है और फिर जब सेकंड टाइम उसने उसके बारे में कहा तो बोला हिम, यानी दोबारा में उसका नाम नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे हिम एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो यहाँ जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि लियम इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। लियम इस वक्त कहीं और मौजूद है, वो इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन सारा और एडम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हो जाता है थर्ड पर्सन। तो ऐसा भी होता है कि थर्ड पर्सन कॉन्वर्सेशन का एक्टिवली हिस्सा नहीं हो, जैसा कि इस केस में लियम उनकी कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे थर्ड पर्सन कॉन्वर्सेशन का ही पार्ट, जैसे कि अगर लियम इनके सामने ही खड़ा होता और एडम सारा को यही बात बताता, तब भी सेम सिचुएशन होती और तब भी लियम यहाँ पे थर्ड पर्सन ही होता। तो इस वक्त लियम के बारे में बात हो रही है और एडम और सारा बात कर रहे हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ? हिम। तो आई होप आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझ आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो अपनी बात कह रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात हो रही होती है वो होता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है थर्ड पर्सन। तो अब देखते हैं कुछ पर्सनल प्रोनाउन जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है फर्स्ट पर्सन की, यानी कि जब आप अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं तो ये होगी सिंगुलर, यानी सिर्फ एक, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे आई, मी, माई, माइन। सिचुएशन पर डिपेंड करते हुए ये चारों पर्सनल प्रोनाउन यूज किए जाएंगे,
जब आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे आप कहें आई लाइक टू रीड बुक्स, तो आप अपने आप के बारे में बता रहे हैं और आप पर्सनल प्रोनाउन आई का यूज कर रहे हैं। या आप कहें दिस पेंसिल इज माइन, तो आप अपने बारे में बता रहे हैं कि ये आपकी पेंसिल है, तो आपने माइन का यूज किया। तो इस केस में फर्स्ट पर्सन यानी आपके बारे में बात हो रही है और सिंगुलर यानी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात हो रही है। अब दूसरा केस देखते हैं कि आप अगर किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं अपनी बात, यानी आप अपने फ्रेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वी लाइक टू प्ले फुटबॉल फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही अस, आवर, आर्स। जैसे आप बोले दिस हाउस इज आर्स, यानी आप अपनी पूरी फैमिली को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, हम। तो वहाँ प्लूरल, वहाँ प्रोनाउन हमारा प्लूरल है। तो ये हो गई फर्स्ट पर्सन की बात। अब सेकंड पर्सन का देखते हैं। सेकंड पर्सन यानी आप जिससे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंगुलर में यानी आप किसी सिर्फ एक इंसान में से बात कर रहे हैं, तो उस एक इंसान के लिए आप वर्ड यू का यूज करेंगे, योर का यूज करेंगे। अगर आप एक से ज्यादा इंसान से बात कर रहे हैं, 2, 3 या ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो आप यू का यूज करेंगे इसमें भी और योर का यूज करेंगे। ये दोनों सिंगुलर प्लूरल के लिए सेम है। और यहाँ पे योर्स आ जाएगा जो कि शो करेगा पोजेशन, यानी कि कोई चीज सामने वाले की पोजेशन में है, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो चीज उसकी है। जैसे कि दिस ड्रेस इज योर्स, तो योर्स यानी वो ड्रेस सामने वाले की है, ये पोजेशन शो हो रहा है योर्स प्रोनाउन से। अब थर्ड कैटेगरी है थर्ड पर्सन की, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन। तो यानी सिर्फ एक के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ही, अगर वो लड़का है तो शी फॉर गर्ल, हिम अगेन फॉर अ बॉय, देन हर लड़की के लिए, हर्स वो भी लड़की के लिए जब आप पोजेशन वाली बात करेंगे तो, और इट होगा जेंडर न्यूट्रल। तो यहां बात हुई थर्ड पर्सन, लेकिन सिर्फ किसी एक इंसान यानी सिंगुलर के बारे में, सिर्फ सिंगुलर के बारे में। अब थर्ड पर्सन यानी किसी और के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप प्रोनाउन दे, देम, देयर, देयर्स का यूज करेंगे। आई होप आपको ये लिस्ट समझ आ गई होगी कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, सेकंड में कौन सा और थर्ड में कौन सा। आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लिस्ट आपको काम में आएगी, आपको याद रखने में हेल्प करेगी कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा यूज करना है प्रोनाउन, सेकंड में कौन सा यूज करना है प्रोनाउन और थर्ड में कौन सा यूज करना है। तो अब आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन पे, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। These are the words that are used to join sentences and relate or refer to noun. अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये वो वर्ड्स हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। एक तो इनका फंक्शन हो गया ज्वाइन करना, और दूसरा इनका फंक्शन है कि ये नाउन को रेफर या रिलेट करते हैं। तो अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात से क्रिएट हो सकता है कि अगर ये नाउन को रेफर करते हैं या यहाँ पे सेंटेंसेस में नाउन भी आ रहा है, तो फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ हुआ। तो जब हम ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हमें ये बात बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ऐसी बात जो दो अलग अलग सेंटेंसेस में कही जाए, उन दो सेंटेंसेस को अवॉइड करने के लिए और एक ही सेंटेंस का सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगर हम दो सेंटेंसेस में अपनी बात कहेंगे तो वो बात लंबी होगी, रिपीटेशन होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? whom, whose, that, which, who। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां लिखा है he is the man whom I wanted to meet, यानी ये वो इंसान है जिससे मैं मिलना चाहता था। अब आप देखिए कि अगर यहाँ whom नहीं होता, ये जो whom यहाँ लिखा है अगर वो नहीं होता तो ये सेंटेंस किस तरह का होता? ये सेंटेंस दो होते,
यहाँ लिखा होता फिर ही इज द मैन और यहाँ पे होता फुल स्टॉप, फिर लिखा होता आई वॉन्टेड टू मीट दिस मैन। तो फिर ये हो जाते दो सेंटेंसेस जो कि सुनने में भी अजीब लगते और बात हमारी ड्रैग होती, लंबी हो जाती। तो उस सिचुएशन को अवॉइड किया गया और इसको एक ही सेंटेंस बना दिया गया विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन whom, यानी whom को यहाँ पे लगा दिया गया और एक ही सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस क्या बना? ही इज द मैन whom I wanted to meet, यानी ये वो इंसान है जिससे मैं मिलना चाहता था। तो यहाँ जो वर्ड है whom, उसका मतलब है जिससे। तो ये इशारा हो रहा है जिससे मिलना। किससे मिलना चाहता था? मैन से। ही इज द मैन, यानी एक पर्टिकुलर मैन से मिलना चाहता था। यहाँ पे whom ने दो रोल प्ले किए। एक तो उसने एक्ट किया एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम में आने वाले वर्ड्स, और दूसरा whom ने क्या किया? मैन की तरफ इशारा किया। क्या किया? रिलेट किया कि किससे मिलना है? मैन से। और मैन क्या होता है? मैन होता है नाउन। मैन नाउन होता है। तो अब एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं, हम बेटर समझ पाएंगे। These are the words that are used to join sentences and relate or refer to noun। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे whom जो है ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहा है, और दूसरी बात, दूसरा फंक्शन इसका है कि वो नाउन को रेफर या रिलेट कर रहा है, जो कि इस एग्जाम्पल में है मैन। यानी वो ये बता रहा है कि किस आदमी से मिलना था? इस आदमी से। whom I wanted to meet, किससे मिलना था? मैन से। और मैन क्या है? नाउन। तो इस केस में नाउन को रेफर किया जा रहा है। तो दोनों फंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन के पूरे हो गए, इसीलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नाउन से रिलेट या रेफर कर रहा है। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या बात कही है? दिस इज द क्वेश्चन हुज सोल्यूशन बैफल्स मी, यानी ये वो सवाल है जिसका सोल्यूशन मुझे परेशान कर देता है या मुझे समझ नहीं आता, बैफल कर देता है, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ये मतलब होता है बैफल का। तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ कौन सा है? देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। अगर यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन हुज नहीं होता तो ये बात दो सेंटेंसेस में कही जाती। तो वो कैसी होती? दिस इज द क्वेश्चन, फुल स्टॉप आता। द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बैफल्स मी। तो ये कितना लंबा हो जाता? दो सेंटेंसेस में हमारी बात खत्म होती। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हुज का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। तो हुज ने क्या किया? दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया और ये सेंटेंस बन गया दिस इज द क्वेश्चन हुज सोल्यूशन बैफल्स मी। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन मुझे परेशान कर देता है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है? क्वेश्चन। और यहाँ पे हुज जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्वेश्चन की तरफ इशारा कर रहा है कि इस क्वेश्चन का, इस ही क्वेश्चन का सोल्यूशन बैफल कर देता है। दिस इज द क्वेश्चन हुज सोल्यूशन बैफल्स मी, यानी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पे रिलेट और रेफर किया हुज ने, तो इसका फंक्शन फुलफिल हो गया। इसने सेंटेंस को भी ज्वाइन किया और रिलेट किया किसको? नाउन को। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द लेडी हु टीच मी, यानी ये वो लेडी है जो मुझे पढ़ाती है। अब यहाँ हु जो है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ हु नहीं होता तो ये किस तरह का होता सेंटेंस? ये दो सेंटेंसेस होते। एक होता दिस इज द लेडी और फिर ये बात कही जाती दिस लेडी टीच मी। तो फिर से वर्ड लेडी का इस्तेमाल होता। तो फिर से वर्ड लेडी के इस्तेमाल को या उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हु का इस्तेमाल हुआ। हु ने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया और किसकी तरफ इशारा किया या किसको रिलेट किया? लेडी को, जो कि है नाउन, जो कि इस सेंटेंस में हमारा नाउन है। यानी दो बार लेडी नाउन के इस्तेमाल को रोका
और दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। तो जब भी वर्ड इंटेरोगेटिव आता है हम ये समझ जाते हैं कि वहां पे क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी सवाल पूछे जाएंगे। तो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। द वर्ड्स लाइक व्हाट, which, who, whom, whose, etc. are used as interrogative pronouns। यानी ऐसे वर्ड जो कि सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं और ये नाउन की जगह पे एक्ट कर रहे हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट, ये नाउन की जगह पर ही इस्तेमाल हो रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हु इज देयर, यानी वहां कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो एक इसका फंक्शन फुलफिल हो गया। तो अगर आप इस बात का जवाब दें हु इज देयर, जो कि बहुत एम्बिगुअस सा होगा, कोई फिक्स जवाब नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो जैसे मैं कहूं देयर इज अ गर्ल, इज अ गर्ल, तो गर्ल क्या होता है, गर्ल एक नाउन होता है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो एक नाउन है, इसीलिए ये एज अ प्रोनाउन एक्ट कर रहा है हु यहाँ पे, क्योंकि हु का आंसर है गर्ल यानी कि एक नाउन। तो हु इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन एंड ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन, यानी सवाल भी पूछ रहा है और नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रोनाउन भी है। सेकेंड एग्जाम्पल में whom do you want to see, पूछा जा रहा है आप किससे मिलना चाहते हैं। तो मान लें इसका अगर जवाब होता I want to see the manager, तो मैनेजर क्या है, मैनेजर भी एक नाउन ही है। तो whom do you want to see यानी आप किससे मिलना चाहते हैं, whom का मतलब किससे मिलना चाहते हैं, मैनेजर से। मैनेजर है एक नाउन, तो नाउन की जगह whom का यहाँ इस्तेमाल हुआ क्वेश्चनिंग के लिए, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ, तो whom क्या हो गया, प्रोनाउन। तो वो हो गया एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल है आई डू नॉट नो वॉट ही वॉन्ट्स। बात का क्या मतलब है, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट है, यानी मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है, लेकिन फिर भी यहाँ एक क्या छुपा है, व्हाट, क्या चाहता है। तो क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, यानी क्वेश्चन अभी भी है। तो इस क्या का जो आंसर होगा वो भी कोई नाउन ही होगा। तो जैसे कि अगर इसका आंसर होता कि वो स्पेस चाहता है, या वो थोड़ा रेस्ट चाहता है, या वो थोड़ा पैसा चाहता है, तो ये सारी ही चीजें नाउन होती, यानी इस बात यानी व्हाट का जवाब नाउन होता। तो नाउन की जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट, तो वो प्रोनाउन हो गया और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कुछ डेमोन्स्ट्रेट या बताया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है या कुछ बताया जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इस तरह के वर्ड से। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो कौन से होते हैं वो वर्ड्स, वो वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो आपने ये देखा होगा कि डिटर्मिनर में भी यही कैटेगरीज थी, और आगे एडजेक्टिव को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इसी तरह की कैटेगरीज आएंगी, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सब। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे वर्ड्स अलग अलग तरह से एक्ट कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह भी, प्रोनाउन की तरह भी और डिटर्मिनर की तरह भी। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये वर्ड्स जो है यहाँ पे प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात क्या बता रहे हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हमारा जो नाउन था, यानी कि जिसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, वो सिंगुलर था या प्लूरल था, एक से ज्यादा था, या फिर दूर था या पास था। तो यहां देखते हैं एग्जाम्पल, दिस इज माई फेवरेट अम्ब्रेला। तो देखिए अगर यहां पे लिखा होता दिस अम्ब्रेला इज माई फेवरेट अम्ब्रेला, तो 2 बार अम्ब्रेला वर्ड का यूज होता। अम्ब्रेला नाउन है एक,
तो 2 बार अम्ब्रेला के यूज को कैंसिल करने के लिए, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए सिर्फ दिस का इस्तेमाल हुआ। तो दिस जो है यहाँ पे प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। और दूसरी बात, दिस क्या बता रहा है कि अम्ब्रेला कहीं आसपास है। दिस तभी यूज होगा जब आपका ऑब्जेक्ट या जो आपका नाउन है या जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कहीं आसपास होगा, तो तब दिस यूज होता है, यानी कि नियर। जब चीज पास में हो या जो इंसान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो पास में हो, तब दिस यूज होगा। और कब यूज होगा? जब सिंगुलर हो वो चीज, जैसे कि यहां पे लिखा है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेलाज नहीं लिखा, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो दिस तब यूज करेंगे जब प्रॉक्सिमिटी नियर हो, यानी पास हो चीज, और सिंगुलर हो। और दिस यहाँ पे नाउन की जगह ले रहा है, इसने अम्ब्रेला की जगह ली और अम्ब्रेला के रिपीटेशन को रोका, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शैल आई टेक दीज। तो यहाँ पे दीज जो है वो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। अब वो नाउन कुछ भी हो सकता था, कोई फ्रूट्स भी हो सकते थे, कोई कैंडी भी हो सकती थी। तो किसी ने पूछा शैल आई टेक, तो किसी ने यहाँ पे कहा है शैल आई टेक दीज, तो क्या मैं ये ले लूं? तो जो ये है वो हमारा नाउन होता, वो कोई भी चीज हो सकती थी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो वो भी नाउन होता, तो उसकी जगह दीज वर्ड का यूज हुआ, तो ये प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये बता रहा है कि जो प्रॉक्सिमिटी है वो नियर है, क्योंकि दीज जब भी इस्तेमाल होगा जब हमारी चीज पास में रखी हो, नियर। और कब इस्तेमाल होगा? जब हमारी चीज या जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्लूरल हो, ऑलवेज प्लूरल, तब यूज होता है दीज। तो अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, जो है द क्लाइमेट ऑफ मसूरी इज लाइक दैट ऑफ शिमला। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दैट को अंडरलाइन किया गया है, यानी कि ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। किस तरह से? अगर ये यहाँ पे नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी ये सेंटेंस कहने का तरीका होता द क्लाइमेट ऑफ मसूरी इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ शिमला। तो ये बात इतनी लंबी होती, 2 दफा क्लाइमेट आता, एक बार द क्लाइमेट ऑफ मसूरी एंड देन द क्लाइमेट ऑफ शिमला। तो क्लाइमेट एक नाउन है, तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए क्लाइमेट हटाकर दैट का इस्तेमाल किया गया, तो ये एक प्रोनाउन हो गया। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे है कि यहाँ पे लिखा है द क्लाइमेट ऑफ मसूरी इज लाइक दैट ऑफ शिमला, यानी दैट कब इस्तेमाल करेंगे? जब जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो थोड़ी दूर हो, फार हो, यानी यहाँ डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, तो फार की वजह से यहाँ दैट का इस्तेमाल होगा। और यहाँ कंपैरिजन भी किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ दैट का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे नाउन वर्ड के रिपीटेशन को रोका गया है और दैट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक प्रोनाउन भी होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो वर्ड इनडेफिनेट जो है वहां इस्तेमाल होता है जहां पे श्योरिटी नहीं होती हमारे नाउन के बारे में, कोई फिक्स्ड बात हमें पता नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन जो है हमें पता नहीं होती कि एग्जैक्ट नाउन हमारा किस तरह का है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो कितने नंबर्स में है, वो कैसा है, तो वो इनडेफिनेट चीज है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है ऐसे प्रोनाउन है जहाँ पे हमें बात का क्लियरली पता नहीं होता, हमारे नाउन का क्लियरली पता नहीं होता, और हम इस तरह के वर्ड्स का एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू पीपल और थिंग्स विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। यहाँ पे कोई चीज स्पेसिफाई नहीं की हुई है, इसलिए यह है इनडेफिनेट। और क्या क्या होता है इसमें इंक्लूडेड, कौन से वर्ड्स हैं? ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबडी, ईच, बोथ, फ्यू, आइदर, नन, वन, नो वन, समबडी। तो इन सब वर्ड्स में आप देखिए कि इन सब वर्ड्स में हमें हमारे नाउन का या मेन सब्जेक्ट का कुछ फिक्स नहीं है, और उसी को हमने
रिप्लेस किया है इनडेफिनिट प्रोनाउन से। समबडी यानी कोई भी। तो अब इस सेंटेंस में क्या लिखा है, समबडी मस्ट हैव सीन द ड्राइवर लीव, यानी किसी ने ड्राइवर को जाते हुए देखा होगा। किसी ने यानी कि समबडी, तो वो जो किसी ने है उसका पता नहीं है या फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे ही यहाँ लिखा है ऑल एस्केप्ड अनहर्ट इन द कार एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट में सब बच गए, किसी को चोट नहीं लगी। सब जब हम कहते हैं ऑल, तो उसमें भी ये बात फिक्स नहीं है कि कौन कौन बचा, बस ये पता है सब। क्या हमें इंडिविजुअली सबके नाम पता है? नहीं। तो इसलिए ये बात हुई इनडेफिनिट और ये प्रोनाउन हुआ हमारा यहाँ इनडेफिनिट प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल है एवरीबडी मस्ट डू देयर होमवर्क, यानी कि टीचर सबसे कह रही है एवरीबडी मस्ट डू देयर होमवर्क, लेकिन टीचर ने हर एक को अलग अलग एड्रेस नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन कौन करेगा, सब करेंगे, तो वो स्पेसिफिक बात नहीं है हर एक के लिए, तो ये इनडेफिनिट हुआ प्रोनाउन। फोर्थ एग्जाम्पल है नोबडी वॉज होम व्हेन आई रीच्ड, यानी जब मैं घर पहुंचा तो कोई नहीं था, यानी नोबडी। अब कोई नहीं में किसी के भी बारे में बात हो सकती है, फैमिली मेंबर्स के किसी के भी बारे में बात हो सकती है, तो वो भी चीज स्पेसिफिक नहीं है, इनडेफिनिट है। तो ये हो गए इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट कैटेगरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। These are the pronouns that are used as the object of the verb when the action of the verb returns to the doer. That is, in such situation, the subject and the object refers to the same person. अब डेफिनेशन इस तरह से पढ़ के तो समझ नहीं आया होगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और यहाँ पे डूअर क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और होता है प्रेडिकेट और होता है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके अलावा, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं उसके वो ये तीन होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, यानी कि हमारा नाउन, वो हो गया सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होते हैं वो वर्ड्स जो एक्शन को शो करें, यानी कि वर्ब, यानी कि हमारी बात में कोई एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई हम एक्शन बता रहे हैं, जैसे कि आई लाइक डांसिंग, तो यहाँ जो डांसिंग है वो वर्ब हो गया, एक्शन का पता चल रहा है। ऑब्जेक्ट होता है वो चीज जिस पे वर्ब का इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जो भी काम किया जाएगा उसका जो असर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं आई हिट द वॉल, यानी मैंने दीवार पे मारा, तो जब मैं कहूंगी आई हिट द वॉल तो मैं होंगी नाउन यानी कि सब्जेक्ट, हिट होगा क्या, वर्ब हिट, और वॉल होगा क्या, ऑब्जेक्ट। आई हिट द वॉल, तो जो वॉल है वो है ऑब्जेक्ट, मैं हूं सब्जेक्ट, मैं अपनी बात कर रही हूं, नाउन हूं, एक्शन हुआ हिट, और किस चीज पे उसका इंपैक्ट आया, वॉल पे, यानी जो भी एक्शन हो रहा है वो हो रहा है वॉल पे, इंपैक्ट उसका है वॉल पे, तो वॉल हो गया ऑब्जेक्ट। और एक चीज और नोट करने वाली यहां है कि मैं डूअर भी हूं, यानी कि मैं ही वो एक्शन परफॉर्म कर रही हूं। मैंने क्या किया, आई हिट द वॉल, तो मैं हो गई नाउन और डूअर, एक्शन परफॉर्म करने वाली। एक्शन क्या था, हिट यानी कि मारना, और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि मैं अपना एक्शन किस पे परफॉर्म कर रही हूं, वॉल पे। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
वो क्या कर रहा है यहाँ पे? वो एक्ट कर रहा है नाउन की जगह एज अ प्रोनाउन। यहाँ पे मैं हूँ सब्जेक्ट या डूअर, यानी मैं वो एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, डूअर हूँ मैं इधर। मैंने क्या एक्शन परफॉर्म किया या वर्ब क्या है? हर्ट। माई सेल्फ, माई सेल्फ वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी मैं खुद, मैं खुद। आई हर्ट माई सेल्फ बाय मिस्टेक। तो अब यहाँ जो नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने जो एक्शन किया यानी आई हर्ट माई सेल्फ, तो वो हर्ट जो एक्शन है उसका इम्पैक्ट मुझ पे ही हो रहा है, यानी माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ यानी मेरे एक्शन का इम्पैक्ट मुझ पे ही हो रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स जो ये डिपिक्ट करते हैं कि एक्शन का इम्पैक्ट रिटर्न्स टू द डूअर, यानी करने वाले पे वापस आ जाए, रिटर्न्स टू द डूअर, उस तरह के प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, इस तरह के वर्ड्स। तो जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी मैं हूं या आप हैं या कोई ग्रुप है, वो जो भी कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका इम्पैक्ट अगर उन पे खुद ही होता है तो इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाएगा और उनको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो और एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। अब देखिए यहाँ सेकंड एग्जाम्पल है, यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पे यू क्या है? यू सब्जेक्ट है या फिर डूअर है, यानी कि एक्शन करने वाला। यू के बारे में बात हो रही है। यू आर लुकिंग, लुकिंग क्या हो गया? देखना, वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। एट योर सेल्फ, किसको देखा जा रहा है? खुद को ही, यानी सामने वाला अपने आप को देख रहा है। अपना आप यानी योर सेल्फ, यानी आपकी बात हो रही है, आप खुद, योर सेल्फ। इन द मिरर यानी यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर, आप अपने आप को खुद शीशे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे शीशे में देखना यानी कि लुकिंग, जो कि एक वर्ब है और एक एक्शन वर्ड है, उसका इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? आप पे खुद ही हो रहा है। आप अपने आप को ही शीशे में देख रहे हैं, आप किसी और को शीशे में नहीं देख रहे। देखना जो एक्शन है वो आप ही परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपने आप को ही देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप पे खुद हो रहा है। तो इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, ही शॉट हिमसेल्फ डेड, उसने अपने आप को गोली मार ली। तो ही यहाँ पे डूअर है या सब्जेक्ट है, उसने एक्शन किया गोली मारने का यानी कि वर्ब। उसका असर किस पे हुआ? हिमसेल्फ यानी खुद उस पे, यानी कि कोई लड़का था उसने अपने आप को गोली मार ली। तो गोली मारना यानी शॉट करना एक एक्शन है, उसका इम्पैक्ट उस पे खुद हो रहा है और वो काम करने वाला भी वो खुद ही था, यानी उस लड़के ने अपने आप को गोली मार ली। काम उसने खुद किया, उसका इम्पैक्ट उसी पे हुआ, उसका इम्पैक्ट किसी और पे नहीं हुआ। यानी कि सुसाइड जो होती है, सुसाइड का मतलब क्या है? सुसाइड का मतलब यही है जब अपनी कोई जान ले ले। तो वो एक्शन वो खुद ही परफॉर्म करता है, उसका असर भी खुद ही होता है, उसकी खुद की जान जा रही है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया होगा कि खुद पे ही असर हो रहा है, डूअर का एक्शन जो है वो उस पर खुद ही इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसमें आप देखिए डूअर या सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं डूअर या सब्जेक्ट एक ही बात है, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पे असर होता है एक्शन का, वो दोनों सेम है। ही, हिमसेल्फ, दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यहाँ पे इस सिचुएशन में सेम होंगे, तभी हम उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी डूअर या जो सब्जेक्ट था यू और योर सेल्फ, यानी आप खुद ऑब्जेक्ट की तरह थे, आप ही अपने आप को शीशे में देख रहे थे, आप एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहे थे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है।
आप खुद ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, आपके एक्शन का इम्पैक्ट आप पे खुद हो रहा है। शी गॉट हर सेल्फ अ ड्रेस फॉर क्रिसमस। तो उस लड़की ने अपने लिए एक ड्रेस खरीदी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। तो उसने वो ड्रेस खुद खरीदी अपने लिए, हर सेल्फ, किसी और के लिए नहीं खरीदी। तो उसका इम्पैक्ट खरीदने का उसके ऊपर खुद ही हुआ। ऐसे ही वी इंजॉयड आवर सेल्स एट द पार्टी, यानी हमने इंजॉय किया अपने आप को, इंजॉय किया पार्टी में। वी इंजॉयड आवर सेल्स, तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, डूअर है, एक्शन है इंजॉय करना, वर्ब। खुद पे ही इम्पैक्ट होगा इंजॉय करने का, तो इसलिए यहाँ पे आवर सेल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे ही 6 एग्जाम्पल में दे बॉट देमसेल्व्स अ हाउस, यानी उन्होंने अपने लिए घर खरीदा। तो बॉट हो गया वर्ब, दे हो गया सब्जेक्ट या फिर डूअर, और देमसेल्व्स हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो घर खरीदने का इम्पैक्ट उन पे खुद ही होगा क्योंकि वो घर उन्होंने अपने लिए खरीदा। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब काम करने वाला डूअर के एक्शन का असर डूअर पे खुद ही होता है, तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कैटेगरी है एम्फैटिक प्रोनाउन की। एम्फैटिक प्रोनाउन में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल सेम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वर्ड सेम है। तो फिर अलग क्या है यहाँ पे? अलग है इनके इस्तेमाल का तरीका। जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि वहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम थे, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा था उसके एक्शन का इम्पैक्ट उस पर खुद ही हो रहा था। इस सिचुएशन में ये बात नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा, आप खुद ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, आपके एक्शन का इम्पैक्ट आप पे खुद नहीं होगा। तो एम्फैटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन है दैट रेफर्स बैक टू अनदर नाउन, यानी वो किसी और को रेफर करेंगे, आपको खुद को नहीं, जो कि लास्ट केस में ऑपोजिट था। तो यहाँ पे क्या होगा? रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फेसाइज इट, यानी कि उस पर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है, एम्फेसाइज इट। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई माई सेल्फ क्लीन्ड द रूम, तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, डूअर है, काम करने वाला है। माई सेल्फ यहाँ पे प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। वो एम्फैटिक कैसे है अभी देखते हैं। क्लीन्ड है यहाँ पे वर्ब, यानी कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जब आप साफ कर रहे हैं तो आप क्या साफ कर रहे हैं? आप साफ कर रहे हैं रूम, और रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे क्लीन करना जो कि एक एक्शन है वो रूम पे परफॉर्म किया जा रहा है, तो इम्पैक्ट किस पे दिखाई देगा? रूम पे दिखाई देगा। रूम ही तो साफ होगा, जब आप क्लीनिंग करेंगे, रूम की क्लीनिंग करेंगे तो रूम साफ होगा। तो यहाँ इम्पैक्ट दिखेगा ऑब्जेक्ट जो कि है रूम पे, आप पे खुद पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो आप डूअर हैं, तो इसीलिए आप यूज करेंगे यहाँ पे माई सेल्फ एज अ प्रोनाउन। क्लीन द रूम, आई माई सेल्फ क्लीन द रूम, मैंने खुद अपना रूम साफ किया, उसका इम्पैक्ट आएगा रूम पे। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल इसका। यहाँ लिखा है यू योर सेल्फ मस्ट डू योर असाइनमेंट। तो यहाँ पे यू जो कि डूअर है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट भी है, वो क्या करेगा? उसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है? असाइनमेंट। असाइनमेंट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे वर्क होगा, यानी कि असाइनमेंट पे वर्क होगा। तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? असाइनमेंट पे ही। जब असाइनमेंट पे काम होगा तो असाइनमेंट का कंप्लीशन होगा, तो इम्पैक्ट भी असाइनमेंट पे ही आएगा, यानी कि डूअर पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ये होता है एम्फैटिक प्रोनाउन।
तो यू योरसेल्फ, यहाँ पे योरसेल्फ है एम्फैटिक प्रोनाउन। यू योरसेल्फ मस्ट डू योर असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हम नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूसरा है। शी हरसेल्फ ओपन्ड द डोर, यानी उस लड़की ने दरवाज़ा खुद खोला। शी हरसेल्फ ओपन्ड द डोर। तो शी जो कि एक्शन परफॉर्म कर रही है या डूअर है, उसने एक्शन परफॉर्म किया ओपन करने का, जो कि वर्ब हो गया, ओपन किया। लेकिन ओपन किस चीज़ को किया? डोर को। तो डोर हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ओपन करने का इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? डोर पे। तो यहाँ पे हर सेल्फ हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी एम्फेसिस है कि वो काम खुद कर रही है, लेकिन जो काम किया जा रहा है उसका इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, तो इसलिए हर सेल्फ है एम्फैटिक प्रोनाउन। फोर्थ एग्जाम्पल, वी आवरसेल्व्स एंटरटेन्ड आवर गेस्ट। तो यहाँ पे एंटरटेन हो गया वर्ब, वी हो गया डूअर यानी कि हम, आवरसेल्व्स भी यानी कि हम खुद, एम्फैटिक प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट हो गया गेस्ट। तो हमने अपने गेस्ट को खुद एंटरटेन किया। तो जब गेस्ट एंटरटेन होंगे तो इम्पैक्ट किस पे होगा? गेस्ट पे ही होगा, एंटरटेन करने वाले पे इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन काम आप कर रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट गेस्ट पे आ रहा है, तो इसलिए जो आप खुद कर रहे हैं यानी वी आवरसेल्व्स, यानी हमने खुद क्या किया? एंटरटेन। किसको? गेस्ट को। इसलिए यहाँ पे आवरसेल्व्स जो है एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो अब हम आते हैं फाइनल कैटेगरी, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब है कि जब कोई म्यूचुअल फीलिंग दो या दो से ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल बिहेवियर जो कि सेम बिहेवियर है एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के प्रति, उस बात को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वहाँ पे जो वर्ड्स यूज होंगे वो होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो कौन से हैं वो वर्ड? वो सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, ईच अदर और वन अनदर। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो बेटर समझ में आएगा। यहाँ लिखा है अरुण एंड राहुल हेट ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर किस तरह से प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी उसने नाउन की जगह कैसे ली? अब वो ऐसे ली कि अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह ना लिखते, प्रोनाउन का नाम नहीं इस्तेमाल करते, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता, अरुण हेट राहुल, अरुण हेट राहुल। और दूसरी बात होती सेंटेंस की, राहुल हेट अरुण। तब जाके इस बात का मतलब पूरा होता है, यानी अरुण राहुल को हेट करता है और राहुल अरुण को हेट करता है। लेकिन इसमें हम रिपीटिशन करते अरुण का और राहुल का, दोबारा उनका नाम आता, जो कि सुनने में अजीब साउंड करता। तो इसलिए हमको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना था। तो जो प्रोनाउन हम यहाँ यूज़ करेंगे और बात को थोड़ा शॉर्ट में फिनिश करेंगे और सुनने में भी बेटर साउंड करेगा, तो हम प्रोनाउन ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ राहुल और अरुण की फीलिंग एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? हेट करते हैं, सेम फीलिंग रखते हैं। इसलिए हम कहेंगे अरुण एंड राहुल हेट ईच अदर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल्स ऑफ आवर क्लास नेवर क्वेरल विद वन अनदर, यानी हमारे क्लास की लड़कियां एक दूसरे से कभी बहस नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फीलिंग है वो क्या है? कभी बहस ना करना। क्लास की लड़कियां कभी आपस में बहस नहीं करती, यानी वो उनकी म्यूचुअल एक बिहेवियर है एक दूसरे की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे हमने वन अनदर का इस्तेमाल किया। और वन अनदर वहाँ आता है जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग म्यूचुअल बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे क्लास की गर्ल्स की बात हो रही है, तो जाहिर है दो से ज़्यादा गर्ल्स होंगी, तो वो सारी गर्ल्स आपस में बहस नहीं करती, ये उनका म्यूचुअल बिहेवियर है। अगर हम यहाँ प्रोनाउन वन अनदर नहीं यूज़ करते तो ये बात कहना बहुत मुश्किल हो जाता,
तो आपको फिर क्लास की हर एक लड़की का नाम लेना पड़ता और कहना पड़ता कि वो एक दूसरे से बहस नहीं करती। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वन अनदर का यूज़ किया गया, इसलिए वो एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी उसका इफेक्ट सबके लिए म्यूचुअल है। थर्ड एग्जाम्पल है वी कैन नॉट हिट ईच अदर, हम एक दूसरे को मार नहीं सकते, एक दूसरे को, इसलिए यहाँ ईच अदर का इस्तेमाल किया गया, यानी एक दूसरे को ना मारना एक म्यूचुअल बिहेवियर है, इसलिए यूज करेंगे ईच अदर। फोर्थ एग्जाम्पल है द वर्कर्स इन द फैक्ट्री फॉट विद वन अनदर, यानी जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे से लड़े। अब एक दूसरे से लड़े यानी बहुत सारे वर्कर्स थे, 2 से ज़्यादा वर्कर होंगे फैक्ट्री में। ऐसी सिचुएशन में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर का यूज़ करेंगे, यानी फैक्ट्री के सब वर्कर्स आपस में लड़े। क्योंकि अगर हम प्रोनाउन वन अनदर का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें हर एक वर्कर का नाम मेंशन करके कहना पड़ता कि वो लड़े, जो कि सिचुएशन डील करने में मुश्किल हो जाती, बात कहने में मुश्किल हो जाती। तो उस बात को थोड़ा प्रिसाइसली कहने में, शॉर्ट में कहने में हमने वन अनदर का इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और ये है प्रोनाउन की फाइनल कैटेगरी। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर के फाइनल सेगमेंट पे, जो कि है हमारा वोकैबुलरी सेक्शन। अभी तक हमने अपने वोकैबुलरी सेक्शन में वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स डिस्कस किए हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस की जगह इस्तेमाल होने वाले एक वर्ड। यानी जब हम अपनी बात कहते हैं तो हम अपनी बात लंबे सेंटेंस में कहने की बजाय उसको सूट करता हुआ एक वर्ड कह दें जिससे हमारी बात खत्म हो जाए। तो उससे क्या पता चलता है कि आप काफ़ी आर्टिकुलेट हैं, आप अपने आइडियाज़ अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका लैंग्वेज पे कमांड है। और दूसरी बात ये कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, आपको इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पे भी इंग्लिश का सेक्शन आता है। तो ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, आप इस तरह के वर्ड्स को हमेशा याद रखें। तो देखते हैं पहला क्या है, नेशंस एंगेज्ड इन वॉर्स, यानी कि ऐसे नेशन जो आपस में वॉर की सिचुएशन में होते हैं। तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बेलिजरेंट्स। तो ये कहने की बजाय कि नेशंस एंगेज्ड इन वॉर, हम बोलते हैं बेलिजरेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेलिजरेंट्स, या नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया आर बेलिजरेंट नेशंस। हम ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्थ कोरिया इज एंगेज्ड इन वॉर विद साउथ कोरिया, तो वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम उसको रिप्लेस करेंगे एक वर्ड से। सेकेंड है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी ऐसी स्पीच जो कि बिना किसी प्रिपरेशन के डिलीवर की जाए। तो इसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटेम्परे। एक्सटेम्परे, ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के डिलीवर की जाए। थर्ड है टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल which cannot be easily understood by other people, यानी ऐसे वर्ड्स जब कोई बोलता है, जब कोई स्पेशली प्रोफेशनल बोलता है जो कि सामने वाले को बिल्कुल समझ ना आए। फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज पता होंगी जो कि बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स या बाकी आम लोगों को नहीं पता होंगी जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी। तो उस तरह के टेक्निकल वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं जैगन। जैगन, यहाँ पे आर साइलेंट होता है। जो हमारा फोर्थ वर्ड है, जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वो है वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा शख्स जो सब कुछ जानता हो। तो उस इंसान को क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे ओमनीसिएंट, जो सब कुछ जानता हो, जिसे सब चीज़ की नॉलेज हो। हमारा जो फाइनल सेंटेंस है वो है वन हु स्टॉप्स supporting one political party or religious group to support another with completely different views, यानी ऐसा इंसान जो कि एक पार्टी या रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट करते करते किसी दूसरी पार्टी या ग्रुप को सपोर्ट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाए, या फिर कोई कांग्रेस का सपोर्टर है वो कांग्रेस को छोड़ के एकदम बीजेपी में चला जाए, तो बोथ द पार्टीज आर ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट व्यूज। तो इस तरह का इंसान जो होता है, जो अपने व्यूज को जल्दी से चेंज कर ले और वो भी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं टर्न कोट। तो ये तो था आज का हमारा फाइनल वर्ड, और यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैं फिर से यही कहूँगी कि आप हर लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी भी लेक्चर को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहें डेली। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।